आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगी रस का रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेस्ट। ठीक है, इनकी टेस्ट कुछ अवस्था में होती हैं, ये आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे। जैसे कि पहले होती है काल अवस्था। ठीक है, काल के प्रभाव से द्रव्य का प्राकृत रस विकृत हो जाता है। ठीक है, जैसे अपक्व जामुन, जैसे कि कच्चा जामुन रहेगा वो कैसा होता है, कषाय होता है, लेकिन पकने के बाद वो कैसा हो जाता है, मधुर हो जाता है। ठीक है, तो ये काल के स्थिति को देख के मतलब जो द्रव्य की प्रकृति में और विकृति हो जाती है, प्राकृत रस विकृत हो जाते हैं, ये उसके अनुसार है। सेकंड आ गया संयोग विभाग से। ठीक है, संयोग के हिसाब से किसी द्रव के संयोग से रूपांतरण की उत्पत्ति होना, यानी कि अम्ल नींबू गुड़ के संयोग से मधुर हो जाता है। नींबू है, नींबू खट्टा होता है, कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी कि अम्ल होता है। अब वो गुड़ के साथ मिलेगा, संयोग यानी कि क्या होता है, मिलाप। ठीक है, दो द्रव्यों का आपस में रूपांतरण होना क्या होता है, संयोग कहलाता है। तो गुड़ के साथ जब वो मिला तो वो कैसा हो गया, मधुर हो गया, तो ये क्या हो गया, संयोग। फिर आ जाता है पाक। पाक क्या है, अग्नि के संयोग से द्रव्य का रस बदलना। अब इमली है, कच्ची इमली होगी, कैसी होती है, अम्ल होती है, लेकिन उसको अगर पकाया जाए तो वो कैसी हो जाएगी, मधुर हो जाएगी। फिर आता है आतप। आतप यानी धूप में सूखने से द्रव्य के रसों में रूपांतरण हो जाता है। कभी कभी कुछ द्रव्यों में, जैसे कि हमारे घर में भी कुछ चीजें क्या हो जाती है, धूप में रख देने से उनके क्या हो जाती है, उनके द्रव्य में परिवर्तन सा हो जाता है, तो वो क्या हो गया, आतप। फिर आ गया भावना। भावना यानी कुछ द्रव्यों के अन्य द्रव्य की भावना देने को रूपांतरण को क्या कहते हैं, भावना कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है देश। देश देश विशेष से द्रव्य के रस में परिवर्तन होता है। देखो, देश मतलब कि जिस स्टेट में आप रहते हो, जिस स्थान पे रहते हो, जैसे जंगल देश हो गया और आनुप देश हो गया, दोनों के द्रव्य, दोनों जहाँ जहाँ जंगल देश का और आनुप देश के दोनों के द्रव्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनमें विशेषताएं पाई जाती है। तो हर जगह के देश के अनुसार जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का द्रव्य और कहीं और का द्रव्य, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। फिर आता है काल के अनुसार, उसे हम क्या कहते हैं, देश। नेक्स्ट है काल। काल के प्रभाव से रस का रूपांतर होना। ठीक है, काल के प्रभाव से रस का यहाँ पे रूपांतरण होना। देन परिणाम। परिणाम यानी कि द्रव्य के रूपांतरण होने से रस का रूपांतरण। द्रव्य अगर रूपांतर हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो क्या होगा, उसके रस को भी रूपांतरित होना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रस का वर्गीकरण। वर्गीकरण में दो आते हैं, एक सौम्य होता है और दूसरा क्या होता है, आग्नेय होता है। सौम्य में कौन कौन से द्रव्य, मतलब कौन कौन से रस वाले द्रव्य आ जाते हैं, जिस मधुर हो गया, तिक्त हो गया, कषाय हो गया। आग्नेय में अम्ल, लवण और कटु आ गया। सौम्य देखो, सौम्य मतलब कि होता है शीतलता, आग्नेय यानी कि उष्णता। ठीक है, सौम्य एक तरफ से कहते हैं कफवर्धक होता है, आग्नेय होता है कि पित्तवर्धक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इनका गुण क्या होगा, इसका शीत होगा सौम्य का, और आग्नेय का कैसा होगा, उष्ण होगा। इसका कर्म क्या होगा, पित्त शमन, यह पित्त को शांत करेगा और कफ को बढ़ाता है। मूर्छा शमन, यह मूर्छा को शांत करेगा। अविदाही होता है, यानी कि विदाही यानी कि जलन को कम करता है, तो वो क्या हो गया, सौम्य हो गया। आग्नेय में पित्तवर्धक, यह क्या करता है, पित्त को बढ़ाता है। मूर्छा जनन, यह मूर्छा को लाता है। विदाही, ये दाह उत्पन्न करता है। तो ये हो गए रस के क्या, वर्गीकरण। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रसों का दोषों के आधार पर, यानी कि रस दोषों पे क्या प्रभाव कर रहे हैं, उनको कुपित कर रहे हैं, शमन कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को कर रहे हैं, बदलाव करते हैं दोषों के अनुसार, तो हम वो चीज़ देख लेंगे। मधुर है, मधुर है तो ये वात को शांत करेगा, पित्त को शांत करेगा, लेकिन यहाँ पे कफ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी कि इन दोनों को शमन करेगा। वात और पित्त मधुर क्या करेगा, शमन करेगा, लेकिन कफ को प्रकोपित करेगा, यानी कि बढ़ाएगा। अम्ल उसी तरीके से, अम्ल यह भी वात को शमन करेगा और पित्त को क्या करेगा, कुपित करेगा, बढ़ाएगा, और कफ को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। देन लवण वात को कम करेगा, पित्त को बढ़ाएगा और कफ को बढ़ाएगा। देन कटु। कटु में आ जाता है कटु, तिक्त, कषाय, ये तीनों ही वात को बढ़ाने का काम करते हैं। और पित्त में पहले तो ये बढ़ाएगा, कटु क्या करेगा, बढ़ाएगा, लेकिन तिक्त और कषाय यह पित्त को कम करेगा। और कफ में यह तीनों ही क्या करेंगे, शमन करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम एक एक रसों के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि पहले तो हमने दोषों का प्रभाव देख लिया, उनका टेस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेस्ट देख लिया, लेकिन अब हर एक रस को अलग अलग तरीके से अपने में क्या है, वो किस तरीके से अपने में महत्व रखते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे, यानी षड रसों के लक्षण। ठीक है, तो पहला आ जाता है मधुर। मधुर क्या करेगा, स्नेहन, प्रीणन, मार्दव कर्म मधुर रस से होता है। मुख में रखने से यह शीघ्र ही फैल जाता है, जैसे मिठाई हो गया, हमारे जीभ में रखते ही क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, और फिर ये लेप की तरह प्रतीत होता है और कफ को बढ़ाता है। हमने अभी देखा
कि कफ को कौन कौन बढ़ाता है। एक मधुर हो गया, अम्ल हो गया और लवण। यह तीनों क्या करेगा, कफ को बढ़ाता है और वात को क्या करेगा, शांत करता है। फिर हम नीचे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा अम्ल। अम्ल आ गया, ये दंतहर्ष, लालस्त्राव, श्वेत प्रवर्तन और मुख बोधन का कार्य करता है। रसों की श्रद्धा का जनक होता है। नेक्स्ट आ गया लवण। लवण यह क्लेद, मुख मार्दव और मुख विदाही का कार्य करता है। यह रोचन, कफ प्रसेक जनक होते हैं। कपोल व गले में दाह को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी लवण की। नाउ कटु। कटु यह तोद उत्पन्न करे, विदाह के साथ मुख, नासा और नेत्र से लालस्त्राव कराने का काम करता है। शिरोग्रह जनक और कपोत में दाह उत्पन्न करने वाला होता है। यह कौन होता है, कटु। फिर आ जाता है तिक्त। तिक्त यह क्या करे, मुख में विषदता, शोष, प्रहलाद को उत्पन्न करता है। गले में चोष यानी कि बर्निंग सेंसेशन कौन करवाता है, तिक्त। और खाने में रुचि को उत्पन्न करता है। यानी कि देखो, तिक्त मतलब कि क्या होता है, कड़वा। ठीक है, जैसे आपकी काली मिर्च हो गई। और कटु यानी कि तीखा, यानी कि मिर्च वगैरह जो आप खाने में यूज करते हैं, वो क्या हो गया। तो ये क्या करता है कि ये बर्निंग सेंसेशन हमारे शरीर में उत्पन्न करता है और खाने में रुचि को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आ जाता है कषाय। कषाय यह जीवा में विषदता, स्तब्धता और जड़ता उत्पन्न करता है। जैसे कि आपने जामुन खाया हो, वो क्या करता है, मुख को पूरा बांध लेता है, एकदम जकड़न टाइप सी आ जाती है, तो वो क्या है, कषाय। सेवन मात्र गला बंध जाता है। हृदय शूल करने वाला होता है। कंठ स्त्रोतस को बांधता है, यानी कंठ में जो स्त्रोत होते हैं उन सबको क्या करता है, बांधने का काम करता है। अब हमने ये कहा कि जैसे कि सारे ही द्रव्य, अब इनमें से कुछ ना कुछ एक्सेप्शन केस तो आएंगे ही, तो हम एक्सेप्शन केस को पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, अपवाद। अपवाद यानी कि एक्सेप्शन केस। जैसे कि मधुर होता है, उसका वीर्य क्या होता है, हमेशा शीत होता है, लेकिन कुछ द्रव्य में यह नहीं माना जाता है। कुछ द्रव्य में यह उल्टा हो जाता है कि मधुर तो है उसका रस, लेकिन इसका वीर्य क्या हो जाता है, उष्ण हो जाता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम 5-6 पॉइंट है डिस्कस करेंगे। देन आनुप मांस मधुर। ठीक है, आनुप देश का जो मांस होता है वो क्या होता है, मधुर होता है, लेकिन उसका वीर्य क्या होता है, उष्ण होता है, जबकि यहाँ होना चाहिए किसको, शीत को। आम्ल की ये अम्ल होता है, इसको उष्ण होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, शीत होता है। वैसे ही सेंधव लवण यह उष्ण होता है। पिपली कटु होती है, फिर भी वो स्निग्ध और गुरु होती है। पिपली कटु है, कटु में वो रुक्षता होनी चाहिए थी, ठीक है, लघुता आनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या है, स्निग्ध है, गुरु है। अर्क हो गया, अगरु हो गया, गुरुचि तिक्त होता है, लेकिन ये क्या होता है, उष्ण होता है। हरित की कषाय होता है, फिर भी ये उष्ण होता है। तो ये कुछ अपवाद है। अब यहीं पे देख लेते हैं कि ये धातु, ये जो रस होता है अपने कर्म कैसे करता है, किसके अनुसार, धातु के कर्म के अनुसार और मल के कर्म के अनुसार। एक एक को हम यहाँ पे देख लेते हैं। मधुर हो गया, यह क्या कहता है, दोषों पे हमने पहले ही बात कर दी थी। ठीक है, फिर आ जाता है धातुवर्धक। ये आयुष्य और स्तन्यवर्धक होता है। स्तन्य में दुग्ध का आना यह मधुर रस की वजह से होता है। आयुष्य, ये आयु को भी बढ़ाता है। मल कर्म पे क्या करेगा, सृष्ट विड़मूत्र मारुत। अम्ल है, एक और है, एक मिनट। अब हम देख लेते हैं कि रस जो अपने कर्मों पे, हमने पीछे क्या देखा था, दोष के कर्म के अनुसार दोष का क्या प्रभाव हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे धातु के कर्म पे और मल के कर्म से। तो मधुर रस क्या करता है, आयुष्य होता है, यानी कि आयु को बढ़ाने वाला होता है। स्तन्यवर्धक यानी कि स्तन में दूध लाने का कर्म करता है। सर्व धातु वर्धन यानी कि सभी धातुओं का क्या करता है, वर्धन करता है। बल्य होता है, बल देने वाला होता है, जीवन को बढ़ाने वाला होता है। मल पे क्या काम करता है, सृष्ट वेद मूत्र मारुत। फिर आ जाता है अम्ल। अम्ल क्या करना है, बल्य बृंहण शुक्रग्न, और मल कर्म क्या है, सृष्ट विलमूत्र मारुतग्न। देन लवण। लवण ये धातु का क्षय करता है, अवृष्य होता है, शैथिल्य कारक होता है। सृष्ट विड़मूत्र मारुत ये क्या हो गया, मल पे कार्य करता है। देन कटु। कटु धातु का क्षय करता है, अवृष्य होता है और लेखन होता है। यह क्या करता है, मूत्र को बांधने का काम करता है। यह तीनों क्या करते हैं, मूत्र को खोलने का काम करती है, मतलब इजीली हमारे शरीर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन ये क्या करता है, बांधने का कार्य करता है। ये तिक्त, कटु, तिक्त और कषाय, ये तीनों ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया, हालांकि इसका हल्का सा मतलब कट गया है, पर फिर भी मैं बता दूंगी। कटु हो गया, तिक्त आ गया, ये धातु को क्षय करता है, अवृष्य होता है, मेद वसा का शोषण करता है। मेद और वसा को क्या करता है, शोष करता है। फिर
फिर क्या करता है, बद्ध विणमूत्र मारुत, ये भी मूत्र को बांधने का काम करता है। कषाय, कषाय क्या होता है, ये सर्व धातु सभी धातुओं का शोषण करने वाला होता है और लेखन का कर्म करता है, यानी कि लेखन यानी कि लघुता उत्पन्न करना। बद्ध विणमूत्र मारुत, यह भी बद्ध विणमूत्र मारुत क्या होता है, ये क्या करेगा, मल पे ये कर्म करेगा। फिर आ जाता है रस के अतियोग से उत्पन्न रोग, यानी कि रस अगर अतियोग हो गया, ज्यादा हो गया, तो कौन कौन से उत्पन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे मधुर हमने ज्यादा ले लिया तो स्थौल्य ला देगा, मतलब मोटापा, आलस्य आ जाएगा, अग्निमांद हो जाएगी, अरुचि हो जाएगी, श्वास कास, कृमि, अर्बुद और श्लीपद जैसे रोग हो जाएंगे। देखो एक चीज याद रखना, इसको अगर तुम कर रहे हो तो रस के बारे में जो भी आप लिख रहे हो, इसका अतियोग से जो भी रोग आए, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा हो तो आप इसे दोषों से रिलेट कर सकते हो। तो इसमें क्या, मधुर, अम्ल और लवण, यह क्या करते हैं, ये ज्यादातर क्या करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। तो कफ से रिलेटेड जितने भी रोग आएंगे वह किस में आ गए, मधुर, अम्ल और लवण में। कटु तिक्त कषाय, ये इसको हम वात से रिलेट कर सकते हैं, तो कुछ वात के भी डिजीजेस इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार लेके चलेंगे। और पित्त में भी जैसे मधुर है, पित्त क्या करता है, पित्त को कम करता है, तो पित्त को कम करने पे कौन से रोग हो जाएंगे, तो हम उस सबको ऐड करके इसमें लिख सकते हैं। फिर आ जाता है अम्ल, अम्ल में कौन से रोग है, दंत हर्ष, दंत का टूटना, तृष्णा, प्यास लगना, पित्त वृद्धि, रक्त दोष, छत, पाक, शोथ, पित्त विकार। ठीक है, पित्त का विकार, क्योंकि ये क्या करता है, पित्त को बढ़ाता है, अम्ल। फिर आ जाता है लवण, लवण क्या है, पित्त प्रकोपक होता है, ये भी लवण अम्ल पित्त को बढ़ाता है, पित्त को क्या करता है, प्रकोप करता है, लेकिन वात को कम करता है और कफ को बढ़ाता है। फिर आ जाता है रक्त वृद्धि, बलि, पालित्य, अम्ल पित्त, रक्त पित्त और विसर्पी। ठीक है, फिर आ जाता है कटु, कटु क्या करता है, नपुंसकता लाता है, मूर्छा, भ्रम, दाह, तृष्णा, कंप, अंगों में शूल इत्यादि डिजीजेस उत्पन्न होती हैं। फिर आ जाता है तिक्त, तिक्त का धातु शोष, दौर्बल्य, कार्य, ग्लानि, भ्रम, मूर्छा और मुख शोष का कार्य कर, ये सारी डिजीजेस इससे आती हैं। देन आता है कषाय, कषाय क्या करता है, आधमान, स्वर भेद, शुक्रवरोध, मुख शोष, स्तंभ और अर्दित। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारी डिजीज किस में आ गई, मतलब रस के आप उत्पन्न अतियोग हो जाए तो यह डिजीजेस होती हैं। फिर आ जाता है औषध में रसों का प्रयोग, औषध में अब रस का प्रयोग, यानी कि किस दोष में, कौन सा दोष होने पे उसको कब कब किस रसों का सेवन करना चाहिए, स्टार्टिंग में किसको लेना चाहिए, मध्य में किसको लेना चाहिए और लास्ट में किसको लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक टेबल बना के दिया है। जैसे वात है तो सबसे पहले आप, वात दोष है तो लवण खाओ, उसके मध्य में अम्ल खाओ, फिर अंत में मधुर। फिर पित्त है तो तिक्त पहले खाओ, दिन मध्य में मधुर और कषाय अंत में। कफ है तो कटु को पहले खाओ, तिक्त को मध्य में और कषाय को अंत में खाना चाहिए। फिर आ जाता है वात रोग, वात दोष से होने वाले रोग, मतलब उन्हीं के अनुसार है। तो पहले आपको क्या खाना है, लवण खाना है, मध्य में अम्ल को खाना है और लास्ट में मधुर को। ठीक है, तो अब उनसे होने वाले रोग, जैसे लवण है, लवण हो गया, अम्ल हो गया और मधुर, इन सब की क्रम के अनुसार दिया हुआ है। ठीक है, वायु विबंध, शैत्य, लघुता को दूर करता है। लवण क्या करता है, लघुता को दूर करता है, शैत्य और वायु को विबंध करता है। अम्ल क्या करता है, स्त्रोतों को खोलता है, विमार्ग गमन करता है, वायु का अनुलोमन करता है। फिर मधुर क्या करता है, वायु में लघु, विशद, रुक्ष गुण शांत करता है। तो ये सारी चीजें वात रोग होती है, तो हमें ये स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो कर दिया, तो वात रोग क्या होता है, जल्दी से ठीक होता है। फिर आ जाता है पित्त, पित्त क्या करता है, पहले आप तिक्त को खाओ, मध्य में मधुर को, देन कषाय को। तो तिक्त रस आ गया, तिक्त रस, मधुर और कषाय। तिक्त क्या करता है, अम्ल पित्त का परिपाक करता है। तिक्त क्या करता है, अम्ल आम पित्त को परिपाक करता है। देन मधुर अपक्व पित्त को शमन करता है और कषाय क्या करता है, पित्त में पित्त के द्रवत्व को नष्ट करता है, यानी पित्त में अगर थोड़ी लिक्विडिटी होती है उसको क्या करता है, नष्ट करता है कषाय। फिर आ जाता है कफ, कफ क्या काम करता है, देखो कटु पहले खाओ, तिक्त बाद मध्य में और देन लास्ट में कषाय। तो कटु, तिक्त और कषाय। पिच्छलता व गुरुता को नष्ट करता है कटु। तिक्त क्या करता है, मुख का माधुर्य नष्ट करता है और कफ का शोषण करता है। दिन कषाय स्नेहांश को नष्ट करता है, यानी कि जो स्नेह चीजें होती हैं, स्नेह होती है, उस स्निग्धता को नष्ट कर देता है। कफ का निकालना नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। तो
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ये आपका रस हो गया, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक एंसेशन रिलेटेड सिलेबस में आप देख सकते हैं, मैंने हर एक टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर करवा दिया है। अब डिपेंड ये करता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।